हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन वन डे की। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। लास्ट टाइम तक हमने यहाँ तक किया था और फिर बात करी थी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कैसा होता है, उसमें क्या क्या इक्वेशंस बनती हैं, उसके साथ कैसे डील किया जाता है। उसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, देन अपन आगे बढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की तरफ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी देखिए क्या कह रहा है ये। एक बॉडी स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन यहाँ बना देते हैं इस तरीके से। यहाँ से बॉडी स्लाइड कर रही है। रिक्वायर्स 4 सेकंड टू रीच द बॉटम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप। तो अगर ये यहाँ से रेस्ट से शुरू हुई, मतलब u इक्वल टू 0 है, और ये स्लाइड करेगी इस डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन, और नीचे आई यहाँ तक, तो इसको टाइम लगा 4 सेकंड। तो t इक्वल टू 4, यहाँ t इक्वल टू 0 से शुरू हुई थी। ठीक है, पूछा गया हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 द डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप। कि अगर टोटल नीचे आने में इसे 4 सेकंड लग रहे हैं, तो जब ये 1/4 डिस्टेंस कवर करेगी तो इसे कितना टाइम लगेगा। इसे यहाँ कहीं आ गया। ठीक है, तो अपन क्या कहते हैं कि लेट्स से इसने डिस्टेंस कवर करी d। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये d/4। 1/4 डिस्प्लेसमेंट की अपने को बात करनी है। सिचुएशन वही गिवन है, u इक्वल टू 0 है, 0 टाइम पे शुरू हुआ है और t टाइम अपने को पूछा गया है यहाँ पे। ओके, एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रही है, तो एक एक्सेलरेशन इसके पास होगा, इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। भाई ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच रही है, तो ग्रेविटी का एक कंपोनेंट, भाई यहाँ पे ध्यान रखना, ग्रेविटी हमेशा लगती है नीचे की तरफ, ऐसा। ये इसका मोशन कैसा है, इसका मोशन है इस तरफ, तो इस जी का एक कंपोनेंट इस तरफ आता है। तो फिलहाल हम उस बारे में बहुत बात नहीं करते, लेकिन हमें पता है कि एक एक्सेलरेशन इसके पास जरूर होगा इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इसकी स्पीड लगातार इंक्रीज होगी और इसी की वजह से नीचे आएगा। ठीक है, तो वही सेम एक्सेलरेशन इस केस में भी वैलिड है। तो हम बस इक्वेशन लिखनी है। एक्सेलरेशन हमने ए मान लिया है। फर्स्ट के लिए अगर इक्वेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिलेट करना था। तो एस कितना है, डिस्प्लेसमेंट इसका डी है, u 0 है तो आएगा हाफ ए, और कितना टाइम लगा इसे नीचे आने में, 4 स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन आ गया, d इक्वल टू 8a। ठीक है, ये अपने पास एक रिलेशन यहाँ से मिल जाता है। सेकंड केस में अगर इक्वेशन लिखी जाए तो मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इसने किया इस बार d/4 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू अभी भी 0 है, हाफ ए टी स्क्वायर, ये टाइम अपने को फाइंड करना है। देखिए क्या आंसर आएगा यहाँ से, d इक्वल टू 2a इंटू टी स्क्वायर। यार है, अच्छा d की जगह में रख देता हूँ 8a इक्वल टू 2a टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास t आएगा √4 विच इज 2 सेकेंड्स। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो आप सीधा डिस्प्लेसमेंट अगर 1/4 है तो टाइम भी 1/4 कर दें, आंसर 1 सेकंड लिख दें, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे डी डिस्टेंस ट्रैवल किया था इसने 4 सेकंड में, जब d/4 ट्रैवल कर रहा है तो 1 सेकंड आंसर सीधा नहीं मार्क कर सकते, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें टी स्क्वायर वाली टर्म्स भी आती है। तो हमें इस तरीके से इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और अपना आंसर आएगा 2 सेकंड्स। मतलब ये आधे टाइम में 1/4 डिस्टेंस कवर करी और उसके बाद आधे टाइम में बची हुई 3/4 डिस्टेंस कवर करी। और ठीक है, बात लॉजिकली समझ में भी आती है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है। जब स्पीड लगातार इंक्रीज होती है तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस भी लगातार इंक्रीज होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a man starts chasing his dog 10 seconds after the dog runs along a straight track at a uniform acceleration of 0.5। ठीक है, तो भाई ऐसा सिचुएशन है कि एक स्ट्रेट ट्रैक है, इस पे एक डॉग, डॉग को कैसे बनाया जाए, ओके, हाँ ये एक डॉग है।
ठीक है, डॉग जैसा इमेजिन कर सकते हैं आप इसे। और बंदा भागना शुरू हुआ। बोला गया कि जो पर्सन है वो 10 सेकंड बाद इससे भागा, ऐसा आपको बता रखा है कि आफ्टर 10 सेकंड्स। तो सोचो, जब डॉग यहाँ था, यहाँ से जब उसने भागना शुरू किया उसके पास से, तो t इक्वल टू 0 था। अब ये 10 सेकंड में यहाँ तक पहुंच गया होगा, कुछ ने डिस्टेंस कवर कर ली होगी, और अब ये पर्सन यहाँ से भागना शुरू कर रहा है। ठीक है, इस डॉग के लिए आपको जो दे रखा है एक्सेलरेशन, वो दे रखा है 0.5। इस डॉग का एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्रैक की जो लेंथ दे रखी है वो 2 किलोमीटर दे रखी है, टोटल लेंथ 2 किलोमीटर है। पूछा है व्हाट विल बी द मिनिमम कांस्टेंट स्पीड ऑफ द मैन, मतलब जो मैन है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो मैंने मान लिया u से चल रहा है, सो दैट ही मे कैच द डॉग बिफोर द एंड ऑफ द ट्रैक। मतलब यहाँ एंड ट्रैक खत्म होते होते दोनों एक पोजीशन पे आ जाने चाहिए, उसको पकड़ लेना चाहिए, मतलब दोनों साथ में होने चाहिए। ऐसा एक सिचुएशन अपने को पूछा गया है। तो अब इस सिचुएशन में क्या करें? हमने पहले भी बात करी थी जब ओवरटेक वाला क्वेश्चन किया था। जब भी इसे पकड़ने वाला, ओवरटेक करने वाला क्वेश्चन आता है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम से हम चीजें सॉल्व कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम हमें लिखना चाहिए। अच्छा देखो, यहां से जब भागने शुरू हुए थे, ठीक है, तो दोनों का ही डिस्प्लेसमेंट है 2 किलोमीटर, क्योंकि डॉग भी यहीं से भागा और फिर मैन ने भी यहीं से पकड़ना उसको शुरू किया, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 किलोमीटर। तो मैं लिखता हूँ एक बार डॉग के लिए इधर और मैन के लिए इस तरफ। तो इसका लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट 2000 मीटर, मीटर्स में लिख लेता हूँ। इसका भी डिस्प्लेसमेंट 2000 मीटर्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि डॉग के पास इनिशियल स्पीड कितनी? 0, क्योंकि उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैन के लिए इनिशियल स्पीड कितनी? u पूछा गया है और बोला है कि कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन इसका 0 हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं कि कौन कितने टाइम तक चला। तो डॉग पूरे टी टाइम के लिए चला, 0 से चलना शुरू हुआ था और जब तक मिल नहीं गए टी टाइम तक तब तक वो भागता रहा। जो मैन है वो 10 सेकंड बाद चलना शुरू हुआ था, मतलब उसका जो मोशन है वो t-10 सेकंड्स के लिए चला। अब ये अपने पास सारे वेरिएबल्स बन गए, दोनों के लिए सीधे सीधे अपने को इक्वेशन लगानी है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलिए लगाते हैं इक्वेशन। तो इधर अगर इक्वेशन लगाता हूँ डॉग के लिए, तो मैं लिखूंगा 2000 इक्वल टू u0 प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हाफ इंटू a इज अगेन हाफ t स्क्वायर। ठीक है, तो आया 2000 इक्वल टू t स्क्वायर बाई 4। अगर इधर से देखें तो मैं लिखूंगा 2000 इक्वल टू u अपने को पूछा गया है इंटू t इज t-10, और एक्सेलरेशन 0 है तो आगे वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो देखो, दोनों इक्वेशन से अपन ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं। या फिर अपन एक काम करें यहाँ से कि t निकाल लेते हैं और उसको उधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फर्स्ट से अगर मैं t निकालूंगा तो t स्क्वायर इक्वल टू 8000 ये आ रहा है, या t इक्वल टू 10√80 ये अपने पास आ रहा है समय, टाइम t। इसको अगर मैं यहाँ रखूं तो आंसर मिलेगा 2000 इक्वल टू u इंटू 10√80 माइनस 10। 10 कॉमन आ जाएगा, इधर आएगा 200 इक्वल टू u इंटू √80 माइनस 1। तो यहाँ से u आपके पास आएगा 200 बाय √80 माइनस 1 मीटर पर सेकंड। दिस शुड बी द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द मैन, जिससे उसको चेज करना चाहिए। ठीक है, क्लियर बात? चलिए, √80 को कितना लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेशन अगर हम करना चाहें तो √80 क्या लिखा जा सकता है? 16 इंटू 5, उससे लिखा जाएगा 4√5। हाँ, तो 200 बाई 4√5, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस 1, ये भी लिखा जा सकता है। चलिए ठीक है, अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपना नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जो तीन इक्वेशंस हमने लिखी थी ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ध्यान रखिए कि वो तीनों ही इक्वेशन
सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है? जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, तभी आप वो तीन इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, मतलब वो एक्स पे या टी पे डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन, तो हम वो तीन इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। हमें जाना पड़ेगा फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मेथड से। तो जो रिलेशंस हमने लिखे थे ये, वो हमें यूज करने पड़ेंगे। तो हमने पहले भी बात करी थी, फिर से एक बार देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन के फॉर्मेट क्या क्या आ सकते हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए। तो एक्सेलरेशन अगर आपको टी के साथ दे रखा है, टाइम के फंक्शन में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाई डी टी। ये हमारा तरीका रहेगा इसको सॉल्व करने का। तो अगर आपसे वेलोसिटी पूछी गई है, तो वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी? इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा ए डी टी और ये बनेगा डीवी। इंटीग्रल डीवी इक्वल टू इंटीग्रल ए डी टी। यहां से आप निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी। किसी t1 टाइम पे अगर वेलोसिटी v1 है और t2 टाइम पे वेलोसिटी v2 है, तो इस तरीके से लिमिट रखी जाएंगी। क्लियर है बात? एक बार अगर आपको वेलोसिटी मिल गई, तो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाएगा? तो फिर से v इक्वल dx by dt, और अगेन dx इक्वल टू इंटीग्रल v dt। फिर से वही लिमिट्स कि अगर t1 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट x1 है, t2 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन x2 है, तो इस तरीके से आप लिमिट्स लगाएंगे। क्लियर है? अगर एक्सेलरेशन आपको डिस्प्लेसमेंट या x के साथ दे रखा है, तो क्या रिलेशन था? a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करें, देखो ध्यान से। तो जब इंटीग्रेशन का तरीका क्या होता है, सेम जो वेरिएबल है उनको तो साथ में रखना पड़ता है। तो वी डी वी एक तरफ हो गया और ए डी एक्स दूसरी तरफ चला गया। भाई ये भी तो में दे रखा है ना, डी एक्स को। डीवी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाय टू अगर देखें, एक बार फिर से आपको बताता हूं, यहाँ पे ए डी एक्स साथ में गया और इधर वी डी वी आपके पास बचा। वी डी वी इस तरफ, ए डी एक्स इस तरफ। वी डी वी का अपने को इंटीग्रेशन करना है। वी डी वी मतलब v का इंटीग्रेशन होता है वी स्क्वायर बाई टू। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसमें अगर लिमिट रखें, तो वी स्क्वायर मतलब वी टू स्क्वायर और वी वन तो वी वन स्क्वायर। लिमिट रखना आपको आता है ना, बाई टू ये हो जाएगा। और इधर करेंगे तो इंटीग्रल ए डी एक्स से ए का जो भी फंक्शन है उसको एक्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे। और लिमिट अगर x1 पोजीशन पे वेलोसिटी v1 है और x2 पोजीशन पे वेलोसिटी v2 है, तो इस तरीके से इसकी लिमिट रखी जाएगी। और एक बार अगर आपके पास वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी के बाद आप फिर से डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से निकाल सकते हैं dx बाई dt से। अब ये सारे क्वेश्चंस अपन आगे सॉल्व करेंगे, इसलिए बस जस्ट एक बार आइडिया अपन ले रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से अपने को प्रोसीड करना है। ठीक है? अब अगर एक्सेलरेशन आपको वेलोसिटी के टर्म में दे रखा हो, तो क्या करेंगे? एक्सेलरेशन आपको एक बार टाइम के टर्म्स में हो गया, dv बाई dt यूज कर लिया। अगर x के टर्म में हो गया, v dv बाई dx यूज कर लिया। लेकिन अब अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के टर्म में है, तो क्या करेंगे? तो फिर हमारे पास दो तरीके होते हैं कि हम एक्सेलरेशन को dv बाई dt रखें, अगर आपको पूरे क्वेश्चन में टाइम से रिलेटेड चीजें दे रखी हैं तो। और अगर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड चीजें दे रखी हैं, तो a इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स दोनों रख सकते हैं। तो इसमें इंटीग्रेशन का तरीका क्या होगा? भाई एक्सेलरेशन है वेलोसिटी के टर्म में, तो dv और एक्सेलरेशन साथ में आएंगे, क्योंकि दिस एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। और इंटीग्रेशन में सेम वेरिएबल साथ साथ होने चाहिए। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट जब करेंगे, तो dv बाई a इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करेंगे और इधर इंटीग्रल dt आ जाएगा। और जब इस तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो v dv और a ये तीनों एक तरफ आ जाएगा और dx दूसरी तरफ चला जाएगा, क्योंकि a भी तो वेलोसिटी का फंक्शन है। ठीक है? तो चलिए, कुल मिला के अपने को ध्यान ये रखना है कि ये जो रिलेशन है उनको किस तरीके से यूज करें। दूसरी बात, इंटीग्रेशन करते समय सेम वेरिएबल सेम तरफ होने चाहिए। ये हमें दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्वेश्चंस करते हैं, उससे अपने को और समझ में आएंगी चीजें। पूछा गया आपको फर्स्ट कि इफ अ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज x इक्वल टू दिस, देन फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड। अब देखो यहाँ पे अपने को देखना है कि डिस्प्लेसमेंट आपको टाइम की टर्म्स में दे रखा है। x जो है वो
आपको यहाँ पे जो x दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट जो दे रखा है वो टाइम के फंक्शन में दे रखा है। अब अपने को अगर एक्सेलरेशन इससे निकालना है तो अपन जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को अगर अपन एक बार डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को अगर फिर से डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो बस यहीं पे आपने को ये करना है। अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करें तो dx बाई dt अपने को मिलेगा। डिफरेंशिएशन आप लोगों को आता है। अब यहाँ पे पावर वाला फंक्शन है तो पावर आगे आती है और पावर में एक कम हो जाता है। तो 3 × 3 t की पावर 2 प्लस 2 × 2 t की पावर 1 प्लस 5 t का हो जाता है 1 और 6 का हो जाएगा 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो आपके पास वेलोसिटी आई 9t² प्लस 4t प्लस 5। ठीक है। अब आपको निकालना है यहाँ से एक्सेलरेशन, तो मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बाई dt से। क्या आएगा 9 × 2 × t की पावर 1 प्लस 4 t का हो गया 1 और 5 का हो गया 0। क्या है एक्सेलरेशन आपके पास 18t प्लस 4। पूछा कभी आपसे एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड, तो क्या करें एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 मतलब t की जगह डाल देते हैं 1 प्लस 4, आंसर आएगा 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। आसान सवाल है, किया जा सकता है आराम से। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया आपसे कि कार जो है वो एक्सेलरेट कर रही है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो a इक्वल टू 6x² प्लस 2x प्लस 5। यहाँ पे a जो है वो x का फंक्शन आपको दे रखा है। ओके तो एक बार तो अपने को तुरंत चमक जाना चाहिए। क्या चमकेगा कि एक्सेलरेशन जब डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता है तो हमें कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए। तो हमें सॉल्व करना चाहिए इसको a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स से। इस तरीके से करेंगे। ठीक है। लेकिन अब पूछा क्या है आपसे फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स व्हेन इट इज एट x इक्वल टू 3 मीटर। पूछा है आपसे वेलोसिटी जब ये x इक्वल टू 3 मीटर्स पे है और गिवन दैट इनिशियली इट स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल टू 1 विद वेलोसिटी 2 मीटर्स। तो आपसे ये भी बोला गया है कि जब u था इनिशियल वेलोसिटी वो 2 थी और इसकी इनिशियल पोजीशन x0 अगर बोला जाए तो वो 1 थी। ये आपको गिवन है। तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल पोजीशन गिवन है, फाइनल पोजीशन गिवन है और फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। ये इस क्वेश्चन में है। ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स से अपने को सॉल्व करना है। a की जगह अपन पूरा फंक्शन रखते हैं 6x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। अब ऑब्वियसली अपने को अगर यहाँ से v निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन के लिए मैंने बोला था कि सेम वेरिएबल एक साथ रखे जाते हैं। तो ये dx है वो इस तरह आएगा, आ जाएगा 6x² प्लस 2x प्लस 5 dx इक्वल टू v dv। अब अपन दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट्स कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल तक। तो इनिशियल x0 था, फाइनल x था, और इधर इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v जो अपने को निकालनी है। इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन में पावर एक इंक्रीज होती है और डिवाइड में वो इंक्रीज पावर लिखी जाती है। तो यहाँ आ जाएगा 6 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू एक्स। इंटीग्रेशन आता है आप लोगों को लिमिट x0 से x तक, और इधर v का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा v² बाई 2 u से v तक। ठीक है। x0 1 है, x3 है, u 2 है, सारी वैल्यूज रखते हैं अंदर अपन। तो इधर आपके पास आएगा 2x³ प्लस x² प्लस 5x। कहां से कहां तक, x0 1 से x3 तक, तो 1 से 3 तक इक्वल टू v² बाई 2। इसमें जो u है आपको दे रखा है 2 और v को फाइंड करना है, तो 2 से v तक। ये आपकी सारी लिमिट्स हो गई। बस रख देते हैं, अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जब अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह 3 रखेंगे, तो 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 माइनस 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 का क्यूब
प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। ये आपका आ गया लिमिट्स। इस तरफ जब लिमिट रखेंगे तो एक बार v रखेंगे, दूसरे बार 2 रखेंगे, तो आपका आंसर आएगा v स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई 2। ओके, सॉल्व कीजिए जल्दी से और यहाँ से v स्क्वायर निकालिए। कर सकते हैं इसको आप आराम से, आगे आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसे आप सॉल्व करेंगे, आसान सा है। तो ध्यान रखेंगे हम जब भी आपको एक्सेलरेशन देखना है पहले कि किस के फंक्शन में दिया हुआ है, t या x के या वेलोसिटी के। अगर t है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt या d2x बाई dt2, ये कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेलरेशन x के फंक्शन में दिया है तो v dv बाई dx आपको यूज करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन के टाइम ध्यान रखेंगे कि सेम वेरिएबल सेम साइड होने चाहिए। लिमिट्स कैसे लगानी है, जो इनिशियल दे रखी है आपको सिचुएशन और जो फाइनल सिचुएशन है उसके हिसाब से आप लिमिट यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इसे अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ बोला गया कि एक पार्टिकल है वो एक्सेलरेशन इसके साथ मूव कर रहा है, ठीक है। पूछा आपसे फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 इफ एट t इक्वल टू 0 इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल स्पीड 1 मीटर पर सेकंड। अभी जो लास्ट दो लाइनों में दिया है ना, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी है आपको जो आपकी कैलकुलेशन में काम आएगी। अब इसको कैसे यूज करें इस बारे में बात करते हैं। एक्सेलरेशन आपको टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है 8t प्लस 6। तो अपने को एक बात तो समझ में आती है कि यहाँ पे अपने को यूज करना पड़ेगा a इक्वल टू dv बाई dt, ये अपने को यूज करना है। अच्छा, आपसे यहाँ वेलोसिटी नहीं पूछा, आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा निकालूं? ये फंक्शन अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी, और इस वेलोसिटी को अगर मैं dx बाई dt के इक्वल रखता हूं तो जाके मुझे फाइनली डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो मुझे ये प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें भी आपको देखो लिमिट्स के लिए क्या क्या चीजें दे रखी हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 आपसे पूछा गया, तो मैं लिख लेता हूं उधर x एट t इक्वल टू 3, ये अपने से पूछा है कितना होना चाहिए। दिया गया इफ एट t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, मतलब x 0 दे रखा है, ओरिजिन मतलब x 0 विद इनिशियल स्पीड, तो u भी आपको गिवन है 1 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल कंडीशन आपको दी है ऐसा, क्लियर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, एक्सेलरेशन मतलब 8t प्लस 6 इक्वल टू dv बाई dt। वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के लिए सेम वेरिएबल सेम तरफ, तो 8 इक्वल टू dv। इंटीग्रेट करें अगर इसे अपन, तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना चाहिए, लिमिट्स देखते हैं। इनिशियल t इक्वल टू 0 आपको दे रखा है, तो t इक्वल टू 0 ये रहा। इस इनिशियल पे स्पीड कितनी, u इसकी स्पीड है, ठीक है। और अपने को वेलोसिटी जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, क्योंकि अपने को वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं पूछी गई है। तो यहाँ पे अपन वेरिएबल से रखते हैं कि ये v एक वेरिएबल है जो अपने को चाहिए और किसी टाइम t के साथ अपने को ये चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अपने को वेलोसिटी इक्वेशन चाहिए पूरी पूरी, अपने को वैल्यू नहीं चाहिए। तो इक्वेशन में वेरिएबल्स होने चाहिए, तो अपर लिमिट्स दोनों वेरिएबल रहेंगे t और v के साथ। सॉल्व करें इसे अगर इंटीग्रेशन, तो यह आएगा 8 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 6t 0 से t तक इक्वल टू इंटीग्रल dv इज v, कहां से कहां तक, u से v तक। इधर आया 4t स्क्वायर प्लस 6t 0 से t इक्वल टू, इधर आया v, u आपको दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड और v आपसे पूछा गया, ठीक है। जब लिमिट्स रखेंगे तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जब t रखेंगे तो मिलेगा यही 4t स्क्वायर प्लस 6t, तो जब 0 रखेंगे तो पूरी टर्म हो जाएगी 0। इधर जब लिमिट रखेंगे तो v माइनस 1 ये अपने को मिलेगा। फाइनली अपने पास v का एक्सप्रेशन आ गया 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1। दिस इज योर वेलोसिटी इक्वेशन। अब वेलोसिटी इक्वेशन मिलने के बाद अपन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, तो क्योंकि v इक्वल टू dx बाई dt होता है, तो ये पूरी चीज जो है वो dx बाई dt के इक्वल है। तो लिख लेते हैं 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1। अगर मैं dx लिखूं यहाँ से तो क्या लिखूंगा, dx इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1 का इंटू dt।
इसका इंटीग्रेट अगर करें, जो प्रोसेस हमने ऊपर किया था एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के साथ, वो प्रोसेस यहाँ कर रहे हैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, अब t इक्वल टू 0 पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। सॉरी, t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0। t इक्वल टू 3 पे आपसे इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो ये इसकी लिमिट्स हो जाएंगी। इनिशियल 0 पे 0 था, यहाँ दे रखा है देखो, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0। पूछा है आपसे 3 पे, वो x अपने को फाइंड करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इधर जब सॉल्व करेंगे तो आएगा x, लिमिट रखने के बाद भी x आ जाएगा, इक्वल टू इधर से आएगा 4t³ by 3 प्लस 6t² by 2 प्लस t, कहां से कहां तक? 0 से 3 तक। चलिए सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। t की जगह 3 रखते हैं, तो यहां से आएगा 4 इंटू 3 का क्यूब बाय 3 प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3, और जब 0 रखेंगे तो पूरी टर्म 0 आएगी। ये आपका फाइनल आंसर है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4 इंटू 9 प्लस 27 प्लस 3, तो ये आपके पास आएगा 66 मीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। इसमें 2 बार आपको सेम प्रोसेस यूज करके फाइनली आंसर फाइंड करना था। एक्सेलरेशन सीधा टाइम के टर्म में है, तो पहले वेलोसिटी निकाली और उस वेलोसिटी को यूज करके फिर डिस्प्लेसमेंट निकाला। तो लिमिट्स का भी आपको समझना चाहिए कि जो इनिशियल कंडीशंस हैं, तो इनिशियल एक बार लिमिट लोअर लिमिट हो जाएंगी दोनों की, और जो पूछा गया है वो अपर लिमिट में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको पार्टिकल के दे रखी है। ऐसा पूछा आपसे, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन इंस्टेंट 2 सेकंड एंड 4 सेकंड, और दिया गया है कि 0 पे x इक्वल टू भी 0 है। ठीक है, अब पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस नहीं पूछा है, एवरेज पूछा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, कैसे सॉल्व करें इससे। तो देखो, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम, यही था एवरेज एक्सेलरेशन। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालूं? पूछा कब कभी आपसे? t1 से लेके t2 के बीच में, ये चेंज पूछा है ना। तो अगर मेरे को वेलोसिटी मिल जाए एट t2 माइनस वेलोसिटी एट t1, यही तो चेंज इन वेलोसिटी है। और कितना टाइम लगा? तो t2 माइनस t1, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया है। ठीक है, अब वेलोसिटी का फंक्शन आपसे दे रखा है, एक बार वेलोसिटी पूछी है टाइम t2, एक बार वेलोसिटी पूछी है टाइम t1। क्या हम निकाल सकते हैं इसे? कैसे निकालेंगे? v आपको दे रखा है 5 इंटू e⁻t। वेलोसिटी एट t2, t2 कितना है? 4 आपको पूछा गया, तो मैं t की जगह 4 रख देता हूँ। 5 इंटू e⁻4, ये आ जाएगी आपकी वेलोसिटी एट t2। और अगर वेलोसिटी एट t1 पूछा गया, t1 इज 2, तो आ जाएगा 5 इंटू e⁻2, ये आ गया। सॉल्व करें तो आएगा 5 इंटू e⁻4 माइनस 5 इंटू e⁻2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो 5/2 ये आ गया कॉमन, अंदर आया e स्क्वायर भी आ गया कॉमन, e स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन जो आपसे पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, याद करो। एवरेज वेलोसिटी था आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये था आपका एवरेज वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाए? टोटल टाइम तो अपने को पता है t2 माइनस t1 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले? तो याद करो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता था, इंटीग्रल v dt से, है ना, t1 से t2 तक। ये कहां से आया भाई? dx by dt को हमने अगर ऐसा लिखा तो यही मिलेगा, v इक्वल टू dx by dt था हमारे पास। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रल dx इक्वल टू इंटीग्रल v dt। दिस इंटीग्रल dx इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, तो वही अपने को यहाँ पे करना है।
तो फाइनली जो आपके पास v एवरेज मिलेगा वो आप लिख सकते हैं इंटीग्रल v dt। v आपको दे रखा है 5 इंटू ई रेज़ टू पावर t dt डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, तो 4 माइनस 2। अच्छा, t की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, तो ये भी 2 से 4 तक लिमिट्स जाएंगी इसकी भी। इसी ड्यूरेशन में आपसे डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है। चलिए सॉल्व करें इसे जल्दी से। तो 5 इंटू ई रेस्ट पावर टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो सेम रहता है, ई रेस्ट पावर टी। लिमिट हो जाएंगे इसकी 2 से 4, नीचे आ जाएगा 2। तो 5/2 आ गया कॉमन। एक बार रखेंगे ई रेस्ट पावर 4 माइनस ई रेस्ट पावर 2। आंसर यहाँ पे भी सेम आ रहा है 5/2 ई स्क्वायर कॉमन ई स्क्वायर माइनस 1। तो दोनों केसेस में अपने पास आंसर सेम आया है यहाँ पे। ठीक है, कोइंसिडेंस हो सकता है, कोई खास बात नहीं है इसमें। ई रेस्ट पावर टी का फंक्शन ऐसा है कि उसमें उसका इंटीग्रेशन भी सेम होता है, इसलिए आंसर सेम आ गया अपने पास। कोई और फंक्शन होता तो आंसर अलग अलग आते। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जो हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस चीजें अपने को देता है, एक्सेलरेशन देता है। जब एवरेज की बात है तो हमें बेसिक फॉर्मूला पे ही जाना पड़ेगा। एवरेज होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, या एवरेज वेलोसिटी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पहले हमने निकाला इंटीग्रेशन मेथड से, और फिर उसमें टाइम का डिवाइड किया तो एवरेज वेलोसिटी हमें मिली। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, सबकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए अच्छे से। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्री फॉल मोशन की। अभी फ्री फॉल मोशन क्या है? फ्री फॉल मतलब अर्थ की ग्रेविटी के अंदर एक ऑब्जेक्ट को अगर आप छोड़ दें तो उसका जो मोशन होगा वो कहलाता है फ्री फॉल मोशन। और उसमें भी जो हमारा अभी केस है वो फ्री फॉल मोशन है, एक स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरना। क्या आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया और यहाँ से इसको रिलीज कर दिया। रिलीज कर दिया मतलब छोड़ दिया। तो जैसे ही छोड़ा, क्या ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा? और नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो होता है जी। तो फ्री फॉल मोशन में जो एक्सेलरेशन हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे जी के बराबर। ठीक है, क्लियर यहां तक सारी बातें? अब क्योंकि ये सारी जो पैरामीटर्स हैं, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो वेक्टर्स के लिए हमें डायरेक्शन डिफाइन करनी जरूरी होती है। अब जी जो है वो तो हमेशा नीचे ही रहने वाला है भाई, जी की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी ना, जी हमेशा नीचे रहेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि वेलोसिटी की डायरेक्शन, भाई मैंने एक बार ऊपर फेंका फिर वो घूम के वापस नीचे आया, तो इस बार वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है लेकिन जी अभी भी नीचे है। अच्छा, मैंने एक टावर से फेंक छोड़ा, तो टावर से ऊपर से चल के नीचे तक आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नीचे है। ऐसे बहुत सारे डायरेक्शंस में कंफ्यूजन रह सकती है कि किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाए, किस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया जाए। तो हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक डायरेक्शन हम इमेजिन कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव रहने वाली है। जैसे अगर आप इक्वेशन लिखते समय ये मानते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन आपने पॉजिटिव कंसिडर कर ली, तो सोचो अब इक्वेशन जब लिखेंगे तो क्या उसमें एक्सेलरेशन को प्लस जी लिखा जाएगा? प्लस क्यों? क्योंकि आपने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है और एक्सेलरेशन जो है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा प्लस जी। तो जितनी भी इक्वेशन आप यहाँ लिखेंगे उन सब में एक्सेलरेशन की जगह लिखा जाएगा प्लस जी। लेकिन सोचो यही अगर मैं अपवर्ड पॉजिटिव ले लेता, मेरे केस में ऊपर अगर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव है और जी नीचे की तरफ है, मतलब इस बार जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस जी कंसिडर किया जाएगा। तो इस बार जो इक्वेशंस आएंगे आपकी सारी, उन सारी इक्वेशंस में आप एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी यूज करेंगे। और चिंता मत करो, इससे कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे का जो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, इन सब के साइन भी उसी तरीके से चेंज करने पड़ेंगे। अगर अपवर्ड है तो अपवर्ड के हिसाब से हम सारे लेंगे, डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड के हिसाब से सारे साइन लेंगे। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को करने से पहले एक हमें रेफरेंस मानना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव मान रहे हैं, और उसके हिसाब से हमें सारे पैरामीटर्स के साइन के साथ उनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले अपन कुछ कुछ बातें इससे रिलेटेड कर लेते हैं। फ्री फॉल मोशन मतलब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से आपने ड्रॉप कर दिया, वो मोशन जो
जो उसका मोशन है वो सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी के अंदर हो रहा है, उससे आपने बोला फ्री फॉल मोशन। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ये कि एक लड़के ने एक बॉल को ऊपर फेंका विद स्पीड यू। ठीक है, यू स्पीड से ऊपर फेंका गया यहां से। अब सोचो कि जैसे इसके हाथ से ये बॉल निकली, अब बॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में है, बस उस पर कोई और फोर्स नहीं लग रहा। तो जब बॉडी का मोशन सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है तो वो फ्री फॉल मोशन है। तो मतलब जैसे हाथ से निकला इसका फ्री फॉल मोशन शुरू हो चुका है। तो क्योंकि इसके पास ऊपर की तरफ स्पीड है, पहले ये ऊपर जाएगी, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती रहेगी क्योंकि अर्थ इसको लगातार अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रही है। ऊपर जाते जाते स्पीड कम हुई और अर्थ अभी भी नीचे खींच रही, तो फिर से नीचे आके गिरेगी। ये इसका मोशन होगा, टोटल मोशन। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि अगर यू स्पीड से इसको फेंका तो बताइए कि इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मैक्सिमम हाइट मतलब किसको बोलेंगे, वहां पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी का, स्पीड कितनी हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे। भाई मैक्सिमम हाइट कब अचीव होगी, जब स्पीड जीरो हो जाएगी। सोचो तुम कि ऊपर तुमने फेंका, ऊपर फेंका और वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। मैक्सिमम हाइट किसे बोलोगे, जब जाके रुक जाएगा उसी को तो मैक्सिमम हाइट बोलोगे। अगर और ऊपर जा रहा होता तो मैक्सिमम हाइट तो अभी आनी बाकी है। मतलब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के हो गई स्पीड जीरो, तो वो अपने को टाइम पूछा है जब इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा कि वो मैक्सिमम हाइट कितनी है जो इसने अचीव करी। ये आपके पास दो क्वेश्चन है। अब अपन ने पास क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्या करना पड़ता है, हमेशा एक रेफरेंस मानना पड़ता है। तो अपन ने रेफरेंस माना कि अपवर्ड इज पॉजिटिव, हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो अपने को यू, एच और एक्सेलरेशन, इन सब के लिए डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। तो देखो यू कैसा है, ऊपर की तरफ है, मतलब मैं यू की जगह प्लस यू यूज करूंगा, यू इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन जी है नीचे की तरफ और मैंने ऊपर को पॉजिटिव माना है, तो मैं एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा, माइनस जी। ठीक है, तो जो वेक्टर ऊपर वो पॉजिटिव, जो वेक्टर नीचे वो नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरे पास माइनस जी। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल वाला वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, क्या ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, यस। तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो भी प्लस एच आएगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। अब ये सारी बातें अपन यूज करते हैं जो अपनी तीन इक्वेशन है उन्हीं में। और क्या मैं यहाँ पे वो तीन चार इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए डी, एस इक्वल टू टी ऑफ इट स्क्वायर, ये वाले इक्वेशंस? यस, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा जी रहने वाला है। ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला केस है और इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में वो इक्वेशंस यूज की जा सकती हैं। तो चलिए इक्वेशन यूज करते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन मैंने लगाई। v जब ऊपर पहुंच गया तो हो गया जीरो। u प्लस यू, बिल्कुल पॉजिटिव u है क्योंकि डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। एक्सेलरेशन इज माइनस जी क्योंकि डायरेक्शन इसके नीचे की तरफ है और हमने ऊपर को पॉजिटिव ले रखा है। और टाइम t, देखो यहां से t क्या मिला आपको, u बाई जी। तो ये जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं इनके अब जो आंसर्स हैं वो सीधा याद रख सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट को u स्पीड से ऊपर फेंकते हैं तो उसको टॉप तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, u बाई जी बराबर टाइम। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा था मैक्सिमम हाइट, तो इस बार अपन डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये अपन रिलेशन यहाँ यूज करते हैं। ऊपर v जीरो, u पॉजिटिव है, u स्क्वायर, a की जगह आएगा माइनस जी और डिस्प्लेसमेंट की जगह आएगा प्लस एच क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी कैसा था, ऊपर की तरफ था। कितनी हाइट थी, तो एच हाइट थी, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा प्लस एच। यहां से आपको एच मिलता है, देखो यू स्क्वायर बाई टू जी। तो ये स्टैंडर्ड रिलेशंस आपको याद रखने हैं एज इट इज, कि अगर नीचे से u स्पीड से ऊपर फेंका गया तो ऊपर पहुंचने में जो टाइम लगता है वो u बाई जी लगता है, और मैक्सिमम हाइट जो अटेंड करता है वो u स्क्वायर बाई टू जी अटेंड करता है। ठीक है, चलिए इसी को थोड़ा अगर अपन एक्सटेंड करें तो हम कहते हैं कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम वापस नीचे आने में भी लगता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम उसे वापस नीचे आने में भी लगता है। तो यहां से अगर देखें तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितनी देर ये हवा में रहा वो कितना हो जाएगा, तो जितनी देर में ऊपर गया और वापस जितनी देर में नीचे आया।
तो आपका आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स टी जो हमने ऊपर निकाला था, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2u/g। ये अपना हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है बात? इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखिएगा। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट सेम लेवल के लिए है, ग्राउंड से ग्राउंड या जो भी सेम लेवल जहां से आपने फेंका वहां तक वापस आने के लिए इतना टाइम लगता है। तो सोचो अगर ऐसा सिचुएशन दी हुई होती कि आप एक टावर पे खड़े हैं और यहां से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं विद स्पीड यू, तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, वो कब तक के लिए है? जब वो यहां तक वापस आ जाए, इसके लिए है टाइम ऑफ फ्लाइट टी। और ये हाइट है एच। तो ऑब्वियसली ग्राउंड से अगर देखा जाए तो ग्राउंड से हाइट कुछ और होगी ना। मान लो इसकी हाइट डी थी, तो ग्राउंड से हाइट अभी मैक्सिमम कितनी है? डी प्लस एच। और अच्छा सोचो कि ये तुमने फेंका तो अभी तो ये नीचे भी आएगा ना, यहाँ ग्राउंड तक पहुंचेगा क्योंकि इसको रोकने वाला कोई है नहीं। तो ये टाइम अलग से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान हमेशा ध्यान रखना कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपने लिखा है ना, टी 2u/g, ये सेम लेवल के लिए होता है। जिस लेवल से आप फेंक रहे हैं फिर से उसी लेवल पे आने के लिए ये रिलेशन आप यूज कर सकते हैं। बाकी का मोशन आपको अलग से कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, चले क्वेश्चन करेंगे अपन आगे, तो और चीजें आपको समझ में आएंगी, बट फिलहाल आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो जानी चाहिए। एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, देन अपन नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे इससे रिलेटेड। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। बोला द स्टोन कम्स टू रेस्ट एट अ हाइट ऑफ। तो भाई सीधा सा हिसाब है, यहाँ से आपने स्टोन फेंका ग्राउंड से ऊपर की तरफ, स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। पूछा आपसे कि कितनी हाइट पे ये स्टोन रेस्ट पे आ जाएगा। रेस्ट पे मतलब ये इसकी मैक्सिमम हाइट है ना, तो आपसे पूछा गया है एच, जो इसकी मैक्सिमम हाइट है वो। जी होता है हमेशा नीचे की तरफ, हमेशा नीचे एक्ट करता है। तो हम क्या लिखेंगे? अगर मैं अपवर्ड पॉजिटिव लेता हूँ, अपवर्ड मैंने पॉजिटिव लिया, तो मैं क्या लिखूंगा? डिस्प्लेसमेंट एच इक्वल टू, या हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s यूज करते हैं क्योंकि टाइम तो यहाँ गिवन नहीं है, तो वो यूज करेंगे। तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी कितना है? 0। यू कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस 2। ए कितना है? -g, क्योंकि हमने ऊपर को पॉजिटिव लिया है तो -10। और एच हमें फाइंड करना है, एच पॉजिटिव है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। फाइनल आंसर आपको यहाँ से मिलेगा एच इक्वल टू 25/20 या 5/4 मीटर्स। क्लियर है बात? और सीधा फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप सीधा सकते हैं यू स्क्वायर बाई 2g से। ये फॉर्मूला आप यूज करके भी सीधा सॉल्व कर सकते हैं। तो यू स्क्वायर बाई 2g जब करेंगे तो वही तो अपने पास मिला है यहाँ पे, एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। ये तो अपने को मिला था 25/20। सीधा फॉर्मूला याद है तो एक स्टेप में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा देखो, आप अगर नीचे को पॉजिटिव लेते हैं तब भी सेम आंसर आने वाला है, अगर मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव लेता हूँ। ठीक है, तो अब सोचो मैंने फेंका था ऊपर, तो u जो मैं लिखूंगा उसको लिखूंगा -5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि u की डायरेक्शन ऊपर है और मैंने अब डाउनवर्ड पॉजिटिव माना है। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है g, तो अब इस बार एक्सेलरेशन को मैं पॉजिटिव लिखूंगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पॉजिटिव g का एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट भाई ये यहां से यहां तक गया ऊपर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ ऊपर, जबकि पॉजिटिव क्या है? नीचे, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को लिखूंगा -h। क्लियर बात? ऐसे सबके साइंस चेंज हो जाएंगे जो आप रेफरेंस लेंगे उसके हिसाब से। अब आप लिखिए वही इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो वी है 0, u की जगह -5 का स्क्वायर प्लस 2s, 2a की जगह 10, s की जगह -h। क्या आपके पास फिर से वही आंसर है? देखो 25, 0 इक्वल टू 25 -20h, तो h कितना आया? 25/20। तो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता आंसर, आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। तो बस आप जो रेफरेंस लेंगे ये ध्यान रखिएगा कि उसके हिसाब से आपको सबके साइंस चेंज करने पड़ेंगे या सबके साइन को पे ध्यान देना पड़ेगा। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन तीनों के साइन आपको ध्यान से देने पड़ेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो बात करेंगे इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस की, और आगे चलेंगे फिर रिलेटिव मोशन की तरफ। ठीक है, मिलते हैं तब। बाय बाय। अभी के लिए पढ़ते रहिए और कोई डाउट है तो पूछते रहिए।